नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको दहेज उत्पीड़न से जुड़ी समस्याओं पर कानूनी सलाह देंगे। अगर कोई दहेज के लिए मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना झेल रहा है तो वह हमें कानूनी सहायता के लिए संपर्क कर सकता है। आप फोन करके ये भी दहेज उत्पीड़न मामलों पर कानूनी जानकारी या सलाह ले सकते हैं। दहेज प्रथा से जुड़ा सबसे बुरा पहलू इसके लिए महिलाओं पर होने वाला अत्याचार है। दहेज उत्पीड़न के मामले में दहेज के लालची परिवार या पति शादी के बाद लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। कई बार तो दहेज की मांग बार बार की जाती है और महिला को ससुराल में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ कई बार महिला की हत्या तक बात पहुंच जाती है और कई बार उन्हें प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर भी कर दिया जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में दहेज उत्पीड़न के चलते करीब हर घंटे एक महिला की मौत होती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध दर्ज किए गए, जिनमें से 30% अपराध पति या ससुराल वालों द्वारा महिला प्रताड़ना के मामले हैं। दहेज महिलाओं को प्रताड़ित करने का एक मुख्य कारण है। दहेज की मांग करना ही नहीं, उस मांग को पूरा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। 1961 में बनाए गए दहेज प्रतिशोध अधिनियम के तहत दहेज लेने और देने की प्रक्रिया में सम्मिलित अपराधी को कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके तहत पीड़ित परिवार से कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। कई कारणों से पीड़ित परिवार दहेज संबंधी शिकायत कराने से हिचकते हैं, जिसके चलते इसमें महिला अधिकारों से जुड़ी गैर सरकारी संस्थाओं को भी केस दर्ज करवाने का अधिकार है। वहीं जिला अधिकारी ऐसे मामलों में खुद भी संज्ञान ले सकते हैं। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। दहेज उत्पीड़न कानून की ज्यादा जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप अगर इस बारे में कोई भी सवाल जानना चाहते हैं दहेज प्रताड़ना से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। तो ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि दहेज प्रताड़ना को कानूनी तौर पर कैसे परिभाषित किया जाता है? देखिए, दहेज का जहाँ तक कि दहेज प्रताड़ना की बात है और दहेज की बात है, दहेज जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, दहेज अपने आप में हमारे समाज की एक ऐसी समस्या है जो बहुत सदियों से है, जो आज की समस्या नहीं। और जो समस्या बहुत पुरानी होती है उसका उन्मूलन कर पाना, उसको खत्म कर पाना, उसको रोक पाना भी उतना ही मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में जो दहेज उत्पीड़न की जो समस्याएं हैं, जो बहुत सी लगातार दहेज उत्पीड़न की समस्या आती है, जैसे आपने बताया कि दहेज हत्या जिसको हम 304 में परिभाषित करते हैं, वो भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर आज भी ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि भारत जैसे देश में इतनी प्रगति होने के बाद भी आज भी दहेज की मांग और दहेज के लिए हत्याएं होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हमें सूचीबद्ध करना, कानूनबद्ध करना। दहेज उत्पीड़न को अगर आप समझेंगे, प्रताड़ना को आप समझेंगे, तो आप ये समझिए जब भी शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद भी जब भी किसी ऐसी नाजायज मांग को मांगा जाता है जो कि उस परिवार के पक्ष के लिए नहीं होती, अनैतिक होती है, उनकी रीत से बाहर होती है, तो जो भी किसी तरीके से हम ऐसी चीज मांगते जो कि जो परिवार का पक्ष है, ससुराल पक्ष मांग रहा है, जो कि वधू पक्ष उपहार के रूप में देना नहीं चाहता या उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो सारी की सारी वजह बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट है, उन सबको दहेज की श्रेणी में लाया गया। जी जी, तो दहेज प्रताड़ना अगर होती है, कोई झेल रहा होता है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि ससुराल वाले अक्सर महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं दहेज को लेकर, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ और कैसे शिकायत दर्ज करानी चाहिए अपनी? देखिए, एक तो ये शिकायत दर्ज कराने के लिए एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा। दहेज प्रताड़ना को आप समझने के लिए जब शिकायत कराने जाते हैं किसी पुलिस स्टेशन में, तो आपको पहले ये समझ लें कि दहेज प्रताड़ना कोई शारीरिक नहीं होती, वो मानसिक तौर पे भी होती है। जी, इसलिए ऐसी स्थिति में जो निकटतम पुलिस स्टेशन होता है या CAW सेल, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल जो होती है, वहाँ पे महिला को लेके जाया जाता है या महिला खुद जाती है। और विशेष तौर पर वहाँ पे ऐसे अधिकारी होते हैं, महिलाएं होती है, महिला पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो उनकी उस स्थिति को समझते हैं। दहेज प्रताड़ना के लिए वो केवल ये नहीं पूछते कि आपके साथ अपराध हुआ है, आपको मारा गया, पीटा गया, कोई MLC आपको है कि नहीं है,
बल्कि उस चीज को समझते हैं दहेज को किस तरह से मांगा जा रहा है और लगातार मांगे जाने से किस तरह से प्रताड़ित हो रही है, किस तरह से शब्दों के द्वारा, किस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ना हो रही है। तो जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो सेल होता है, उसके जो पुलिस अधिकारी होते हैं विशेष रूप से उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि जब दहेज से संबंधित कोई भी समस्या उनके पास आती है तो सबसे पहले काम उनका ये होता है कि कोशिश करें कि पार्टी का आपस में कुछ समझौता हो जाए। तो ऐसे नहीं है कि शुरू में जाते ही वो केस दर्ज कर देते हैं और एक दूसरे पक्ष की तरफ पुलिस अधिकारी अरेस्ट करने के लिए जाते हैं। सबसे पहला जो पुलिस अधिकारी होता है दहेज के मामलों में वो ये कोशिश करते हैं कि पार्टीज को बुलाया जाए, संबंध किया जाए, पार्टीज की परेशानी को पूछा जाए और अगर किसी भी तरीके से पार्टीज के बीच में समझौता हो सकता है तो समझौते के तहत जो है समझौता कराया जाए। तो विशेष तौर पे जो हमारे परंपरा के जो थाने हैं, थाने के अलावा एक वुमेन सेल होता है जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं, वुमेन सेल बोलते हैं, जो विशेष रूप से दहेज के मामलों में उन चीजों को देखता है और महिलाओं की विशेष रूप से सहायता करता है। जी जी, तो सेक्शन 498A क्या है? 498A के तहत सजा का क्या कुछ प्रावधान है ऐसे में? देखिए 498A 498A IPC जो है भारतीय दंड संहिता के अंदर विशेष रूप से एक सेक्शन को जोड़ा गया जब लगातार दहेज की समस्याओं, ये दहेज का उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। विशेष रूप से उस जो ये प्रावधान है, इस प्रावधान में जो शामिल किया गया, इस प्रावधान में शामिल पति को किया गया, पति के अलावा जो उसके परिवार के और सदस्य हैं उनको भी शामिल किया गया। न केवल इसके अंदर शारीरिक प्रताड़ना को शामिल किया गया बल्कि मानसिक रूप से जो प्रताड़ना मिलती है उसको शामिल किया गया। सबसे बड़ी बात है इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है कि आप ये जो अगर कोई कंप्लेंट आप कर रहे हैं तो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी अगर आपको दहेज के लिए परेशान किया जाता है तो आप इसके अंदर केस कर सकते हैं। उसमें जो सजा है वो 3 साल का इसके अंदर सजा का प्रोविजन है। जी जी, तो शादी से पहले भी अक्सर हम देखते हैं दहेज की मांग लोग करते हैं, तो उसको लेकर कैसी कार्रवाई की जा सकती है? देखिए अगर शादी से पहले दहेज की मांग की जाती है तो उसके लिए जो दहेज उत्पीड़न जो कानून है, ड्यूरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है, उसके अंदर धारा 3 और धारा 4 जो है वो विशेष रूप से उसी के अंदर शक्ति देती है। यानी दहेज का मांगना और दहेज का देना दोनों को ही जो है उसके अंदर प्रोहिबिट किया गया है कि दोनों को ही हतोत्साहित करने की कोशिश की गई है कि ना तो दहेज लो और ना दहेज दो। तो इस स्थिति में दहेज से शादी से पहले अगर कोई दहेज की मांग करता है और अगर आप उसकी कंप्लेन करना चाहते हैं तो ड्यूरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर उनकी भी आप कंप्लेन कर सकते हो, उसके ऊपर भी सजा का प्रावधान है। जी जी, ऋषिपाल जी, हम देखते हैं कि डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की बहुत अहम भूमिका होती है इसमें। जो भी महिलाएं प्रताड़ित होती हैं उन्हें इन हालातों से निजात दिलाने में, तो उनको कैसे रिक्रूट किया जाता है, क्या कुछ उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए जो ड्यूरी प्रोहिबिशन ऑफिसर हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर विशेष तौर पर जो महिला कल्याण जो समाज है, महिला कल्याण जो मंत्रालय होता है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऑफिसर को नियुक्त करता है जो ड्यूरी प्रोहिबिशन ऑफिसर होता है, जिसका विशेष रूप से काम ये होता है कि जो दहेज से संबंधित जो मामले हैं उन मामलों को देखा जाए, उन मामलों के अंदर वो सबूत इकट्ठे किए जाए जिसके अंदर उन सबूतों के आधार पर किसी व्यक्ति को सजा मिल सकती है या किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा है तो उस जो आपका जो ड्यूरी प्रोहिबिशन जो ऑफिसर होता है, जो महिला कल्याण जो कार्यालय है, वहां जाके आप उनसे मिल सकते हैं। विशेष रूप से वो जो अधिकारी होता है उसका विशेष काम यही होता है कि वो समाज में ये देखे कि जो दहेज का जो व्यवस्था है, दहेज का जो ये अभिशाप है, इसको फैलने से वो रोके। यही उसका विशेष काम होता है कि समाज को किसी भी तरीके से समझाए, लोगों को समझाए, उनको काउंसिल करे, उनको नए विचार देके दहेज को लेना देना दोनों ही गलत है। तो अपने आप में जो ड्यूरी प्रोहिबिशन जो ऑफिसर होता है वो पुलिस अधिकारी से अलग होता है। एक पुलिस से पहले आपको बताया एक CAW सेल है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, वो पुलिस अधिकारियों की व्यवस्था है। दूसरा जो ड्यूरी प्रोहिबिशन एक्ट है वो एक तरह का सिविल ऑफिसर होता है। तो दोनों जो अधिकारी होते हैं विशेष रूप से उनकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग यही होती है कि दहेज का कोई केस आता है तो धीरे से कोशिश करें कि परिवार को समझाएं और दोबारा से अगर परिवार बच सकता है तो वो बताएं भी, और जो व्यक्ति दहेज मांग रहा है उसको भी अच्छे से सजा का प्रावधान भी उसको और उसको एडमॉनिश भी कर सकते हैं, डांट भी सकते हैं और उसको टाइम बाउंड भी कर सकते हैं। अगर वो दोबारा दहेज की मांग करता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस केस दर्ज कर सकती है। तो अपने आप में जो ड्यूरी प्रोहिबिशन जो अधिकारी होता है उसकी हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
जी जी। तो जब एक दहेज से जुड़ा हुआ कोई केस होता है उसमें काफी वक्त भी लग जाता है, लेकिन औसतन अगर हम देखें तो एक दहेज केस को निपटाने में कितना वक्त लगता है? देखिए, दहेज उत्पीड़न से संबंधित कोई भी जो केस है, जो कि आईपीसी का जो भी केस है, इवन हम दिल्ली की बात भी करते हैं, जहाँ पर हम सोचते हैं कि जो हमारी जो कानून व्यवस्था बहुत हाई टेक है, वहां पर भी क्या होता है कि दहेज से संबंधित जो केस होता है, सबसे पहले एफआईआर होती है। एफआईआर से पहले तो जो सीडब्ल्यू सेल है, वहां पर प्रोसीडिंग चलती है करीब 3 महीने तक। उसके बाद जो है, अगर वहां पर मैटर सेटल नहीं होता तो फिर एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पार्टीज क्या होती है, बेल के लिए जाती है। बेल पे होने के बाद जो चार्जशीट होती है, उस चार्जशीट को ऐसा कोई समय बाउंड नहीं है तो 2 महीने में, 3 महीने में चार्जशीट हो। चार्जशीट को होने में कई बार साल साल, 2 साल, 3 साल लग जाती है। 2 साल 3 साल में चार्जशीट होती है। 2 साल 3 साल में चार्जशीट होने के बाद जब उसको ट्रायल चलता है तो ट्रायल भी कई साल लगते हैं। तो ऐसी जी स्थिति में ये अपने आप में एक हतोत्साहित की स्थिति है, अपने आप में एक परेशान करने की स्थिति है कि जो दहेज से संबंधित जो कानून, जो केसेस हैं, उनको बहुत लंबा समय लगता है। इनका कोई टाइम बाउंड, मतलब कोई समय विशेष नहीं कि 2 साल में या 1 साल में, 6 महीने में ये केसेस खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जो दहेज के जो अपराधी हैं, जो दहेज मांगते हैं, वो बहुत इन कानूनों में डरते नहीं है और विशेष रूप से यही समस्या इसकी स्थिति में रहती है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए ऋषिपाल जी हमारे साथ, आगे भी हम चर्चा करेंगे दहेज को लेकर क्या कुछ कानून में प्रावधान है। ऋषिपाल जी, अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत क्या दहेज मांगा जा सकता है? देखिए, जो दहेज है, दहेज का मांगना या दहेज का जो अपराध है, वो अपने आप में उसका कोई संबंध किसी धर्म से नहीं है। जी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो होता है, वो अपने पर्सनल जो रिलेशन के लिए है, जो मैरिज कैसे डिसाइड होगी, प्रॉपर्टी का लेन देन कैसे होगा, ये सारी बातें, जो बंटवारा कैसे होगा, ये पर्सनल लॉ का वो हिस्सा है। लेकिन जब भी कोई अपराध होता है, वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई किसी भी धर्म के हो, उन सबको अगर कोई व्यक्ति दहेज मांगता है तो आईपीसी के अंदर उसके अगेंस्ट में जो है मुकदमा दर्ज हो सकता है। मुकदमा दर्ज होता है और उनको भी जो है उस मुकदमे का सामना करता है। तो कानून, जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, वो क्रिमिनल लॉ सबके लिए बराबर है। तो ऐसी स्थिति में सारे रास्तों से गुजरना पड़ता है। उनके अगेंस्ट भी एफआईआर होती है, उनको भी बेल लेनी पड़ती है और उनको भी कोर्ट में आना पड़ता है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कई बार ऐसे बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारी अपील मुस्लिम जो पर्सनल लॉ के लोग करते हैं कि दहेज को रोका जाए, लेकिन दहेज की जो समस्या है वो अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार लगातार देखिए, आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि अभी भी जो दहेज इसके हमारे देश के अंदर हो रही है, अभी भी दहेज की डिमांड हो रही है, अभी भी उसके अंदर बहुत सारी एफआईआर हो रही है। तो अपने आप में जो समस्या है, ये अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जितने भी धर्म है, उन सबको कोशिश की जा रही है। जो हमारा क्रिमिनल लॉ है, वो तो बिल्कुल किसी भी तरह से धर्म से संबंधित नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो उसके अगेंस्ट में एफआईआर होगी, उसको जेल जाना होगा। जी जी। तो क्या दहेज उत्पीड़न कानून और 498A एक समान माना जाए इसे, क्योंकि 498A में दहेज शब्द का उल्लेख नहीं है? देखिए, दहेज उत्पीड़न जो कानून है, वो विशेष तौर पर केवल दहेज के लिए है। जी अगर दहेज की मांग की जाती है, दहेज कोई मांगता है, या उसी के अंदर ड्यूटी प्रोविजन जो ऑफिसर का जिक्र किया गया है। लेकिन जो 498A है, ये अपने आप से विशेष कानून है। ये एक ब्याहता के लिए क्रुएल्टी की बात है। जी। जो क्रुएल्टी है, जो क्रूरता उसके साथ होती है, उसके लिए 498A है। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये जो क्रूरता है, ये जो क्रुएल्टी है, ये जरूरी नहीं है शारीरिक हो। जी जी। जरूरी नहीं है अगर क्वालिटी के साथ होगी, उसके बाद एमएलसी हो, साबित कर देंगे उसको मारा गया, पीटा गया, उसके टांके लगे, उसके चोट लगी। अगर मानसिक रूप से भी लगातार किसी को परेशान किया जा रहा है, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, अपशब्द बोले जा रहे हैं, दहेज की मांग की जा रही है, तो ये भी अपने आप में 498A के अंदर ये अपराध बनता है। तो ये जो 498A है, ये अपने आप में ड्यूटी प्रोविजन एक्ट को भी कवर करता है। और इसके अलावा और किसी भी तरीके से अगर किसी महिला को परेशान किया जाता है, और वो ना केवल पति के द्वारा बल्कि उसके परिवार के किसी और सदस्य द्वारा भी, तो वो भी इस एक्ट के अंदर आते हैं वो लोग। जी जी। तो बहुत ज्यादा अगर क्रुएलिटी की जाती है, बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है, तब इसके अंतर्गत वो तमाम चीजें आती हैं। तो क्या 498A के तहत बिना नोटिस के गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, वैसे तो 498A जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि उसके अंदर किसी को बिना नोटिस के गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अभी जो रिसेंट जजमेंट जो आप सब लोगों को मालूम होगा, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है
कि 498A या 7 साल से संबंधित जो भी अपराध के विशेष तौर पर जो पारिवारिक मामले होते हैं, उन मामलों में अगर आपको किसी को गिरफ्तार करना है तो सबसे पहले आप उनको नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद ही आप उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। इवन अगर दिल्ली की बात करते हैं तो अगर FIR हो जाती है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को मतलब गिरफ्तार कर लिया जाए। सबसे पहले जो ACP और DCP कंसर्न से परमिशन लेनी पड़ती है आपको गिरफ्तार करने के लिए। आपको पुलिस अधिकारी को बताना पड़ता है कि उसकी गिरफ्तारी करने का क्या कारण है, किस कारण के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अपने आप में अब जो मैट्रिमोनियल केसेस है उनके अंदर गिरफ्तारी जो है आसान नहीं है और बिना नोटिस के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जी जी। अगर कोई रिश्तेदार दहेज संबंधी उत्पीड़न का सामना कर रहा है तो क्या इस केस में कोई दूसरा शख्स जो उसे इंसाफ दिलाना चाहता है कानून के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवा सकता है? बिल्कुल करा सकता है। उसकी माँ करा सकती है, उनके पिता करा सकते हैं, उनकी बहन करा सकती है, भाई करा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है जो सूचना दर्ज कराने का मतलब इन्फॉर्मेंट है, एक थर्ड आदमी जो कि उससे संबंधित नहीं है, जो उनका रिलेटिव भी नहीं है, अगर उसको भी पता लगता है किसी व्यक्ति के साथ, किसी नागरिक के साथ, किसी महिला के साथ कोई अपराध किया जा रहा है और वो उसकी इन्फॉर्मेशन लेता है, उसकी सूचना लेता है, तो उसकी सूचना के आधार पर भी FIR दर्ज हो सकती है। लेकिन पुलिस उसके बाद जो है तफ्तीश करती है। तफ्तीश करने के बाद अगर पुलिस को पता लगता है कि हाँ जो सूचना दी गई थी उसमें कंटेंट सच्चे हैं और उसके अंदर प्रोसीड आगे कर सकते हैं, तो उसके बाद जो है केस को आगे बढ़ाया जाए। जी जी। तो दहेज उत्पीड़न का सामना कर रही जो महिलाएं होती हैं तो क्या उन्हें पुलिस सुरक्षा और काउंसलिंग भी मुहैया करवाई जाती है कानून में? सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जिसको CAW सेल बोलते हैं, वहाँ पे जब कोई महिला अपनी शिकायत के लेके जाती है तो वहाँ के अधिकारी जो है उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है इस बात की कि उनको पहले काउंसलिंग कराई जाए, उनको समझाया जाए। उस CAW सेल के अंदर भी एक परामर्श केंद्र होता है जहाँ पर उनको समझाया जाता है कि परिवार है और अगर कोई व्यक्ति ने मान लो दहेज मांगा है, कोई गलती की है और वो गलती को अगर पुलिस या वो पुलिस अधिकारी उसको समझाएगा, समझने के बाद उसको लगता है तो उसने कोई गलती की, दोबारा गलती नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में काउंसलिंग करके व्यवस्था जो हमारा कानून है वो ये कोशिश करता है कि परिवार को बचाया जाए। अगर दहेज की मांग की जा रही है तो दहेज की मांग करने वाले व्यक्ति को इस बात से डराया जाए कि अगर आप दहेज की मांग करेंगे, इस व्यक्ति ने, इस महिला ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है और अगर ये साबित हो जाता है अगर आपने दहेज मांग की तो फिर आपके खिलाफ FIR भी होगी और आपको जेल भी होगी। तो ऐसी स्थिति में काउंसलिंग की जाती है, समझाया जाता है, परिवारों को बुलाया जाता है और कोशिश की जाती है परिवार जो बच जाए, और जब वो नहीं होता तब उसके बाद जो है FIR दर्ज होती है। जी जी। ऋषिपाल जी, अक्सर हम देखते हैं कई बार जो दहेज उत्पीड़न के कानून है उनका दुरुपयोग भी किया जाता है। इन हालातों में झूठे मुकदमे भी होते हैं, ज्यादातर हम देखते हैं अक्सर, तो उससे कैसे बचा जाए? देखिए ये तो अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है कि आज हम अगर हम तकनीक की बात करते हैं तो हम चांद पे पहुंच गए हैं, हम मंगल पे पहुंच गए हैं, फिर भी आज अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसके झूठ को पकड़ पाने की अभी हमारे पास ऐसी कोई कानूनी क्षमता नहीं है कि कोई पुलिस अधिकारी ये पता लगा सके कि कोई सामने वाले व्यक्ति झूठ बोल रहा है। दूसरा, कानून में भी ऐसे प्रावधान है कि कोई महिला आती है और वो अगर ये कहती है कि उसके साथ अपराध हुआ है, उसका दहेज मांगा है, उसके साथ इवन सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है और उससे दहेज मांगा जा रहा है या और कोई परेशानी हुई है, तो ऐसी स्थिति में कानून का दायित्व यही होता है, पुलिस ऑफिसर का काम ये होता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया जा रहा है, कोई संज्ञेय अपराध की जानकारी उसे दी जा रही है जैसे 498A दहेज की मांग, तो ऐसी स्थिति में वो ड्यूटी बाउंड है तो उसको FIR दर्ज करनी पड़ती है। अब केस झूठा होता है, केस सच्चा होता है तो उसके बाद तफ्तीश होती है। तफ्तीश होने के बाद, हालांकि तफ्तीश होने के बाद भी पुलिस अधिकारी के पास यह अधिकार होता है कि बहुत सारे मामले में ऐसे देखे जिसके अंदर पुलिस अधिकारी उस केस को क्लोजर कर देते हैं, बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद तीसरी बार कोर्ट है, कोर्ट में जाते हैं, ट्रायल चलता है और फिर साबित हो सच्चा है झूठ है। चलिए ठीक है ऋषिपाल जी, बहुत शुक्रिया आपका सारी जानकारी के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को दहेज प्रताड़ना से जुड़ी हुई। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।